नमस्कार दोस्तों, स्टडी समस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास से जो जो टॉपिक वाइज प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखा जाएगा। तो ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर करिए फटाफट। दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो ये थे दक्षिण भारत के राजा मार्तंड वर्मा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। कोलाचेल का युद्ध 1741 ईस्वी में राजा मार्तंड वर्मा तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ, जिसमें त्रावणकोर की सेना ने डच सेना को परास्त कर दिया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1605 ईस्वी में आई थी और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ था। तो वेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। और अंग्रेज सबको धीरे धीरे खदेड़ करके अपने यहाँ पर पैर जमा लिए। तो अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, इसका आंसर करिए फटाफट। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो वास्को डी गामा कालीकट 1498 में पहुंचा था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। ये देखते रहे कौन से एग्जाम में पूछा गया है। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 20 मई 1498 को मालाबार के कालीकट केरल के तट पर पहुंचा। वहां के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। 1502 ईस्वी में वह पुनः भारत आया। 1502 ईस्वी में वह पुनः भारत आया। 1524 ईस्वी में तीसरी बार भारत की यात्रा पर देख रहे हैं ना। तो जब उसको फायदा होने लगा तो भारत आया। तो 1498, 1502 और 1524। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया। तो 1498 वाला तो याद रहता है सबको। 1502 और 1524 में भी आया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये वही क्वेश्चन है। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। पहली बार तो आया तो खोज किया 1498 में। उसके बाद 1502 और 1524 में भी आया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये आधुनिक भारत के क्वेश्चन से सब लोग ज़्यादा परिचित रहते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के बीच प्लासी नादिया जिला पश्चिम बंगाल में है नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में नवाब सिराज उद दौला पराजित हुआ और अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच की हुई थी? अभी आप देखें, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए फटाफट दोस्तों।
इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। तो ये था 1757 प्लासी की लड़ाई। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष कितने रुपये भुगतान करने के लिए सहमत हुई? तो 26 लाख रुपया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मंडी परिषद के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में। बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि की, जिसकी शर्तें इस प्रकार थी। मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीनकर मुगल सम्राट को दे दिया। अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीनकर मुगल सम्राट को दे दिया। कंपनी ने मुगल बादशाह को प्रति वर्ष 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया। नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। तो ये बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में हुआ था। उसके बाद ये संधि हुई, इलाहाबाद की संधि, प्रथम संधि 65 में। क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि, जिसकी शर्तें इस प्रकार थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए फटाफट। बक्सर के युद्ध के बाद के नवाबों ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत था। के बाद अवध के नवाब ने, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए फटाफट। ईस्ट इंडिया कंपनी के चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर फटाफट करिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था कब? 1612 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपके यहाँ पर। वर्ष 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो दोस्तों स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। सबको ईस्ट इंडिया कंपनी वाले सबको पराजित किए, ठीक ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था 1612 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सोलह सौ 12 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के निकट स्वाली के समुद्र तट पर पुर्तगालियों को पराजित किया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कैप्टन बेस्ट ने किया था। अंग्रेजों की इस विजय से पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता भंग हो गई। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए फटाफट। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया? पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया था? तो ये किया था 1616 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अंग्रेजों के बाद
डेनिस 1616 ईस्वी में भारत आए। 1616 ईस्वी में उन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 18वीं शताब्दी के अंत तक ये अपनी सभी फैक्ट्रियों को अंग्रेजों के हाथों बेचकर भारत से चले गए। 18वीं शताब्दी के अंत तक अपनी सभी फैक्ट्रियों को अंग्रेजों के हाथ बेचकर भारत से चले गए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, देखते रहिए, एकदम निगाह गड़ाए रखिए, फटाफट, समय बहुत कम है तैयारी के लिए। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान मैसूर, तो वही कह रहे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, तो वह मैसूर है। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों, ये देखिए लोअर यूपी SSC द्वारा जो लोअर की परीक्षा हुआ था उसका ये 2019 ये 3rd शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। क्वेश्चन है, कर्नाटक के ऐतिहासिक शहर श्रीरंगपट्टनम मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान का शासन था। श्रीरंगपट्टनम मैसूर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए और आगे चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए फटाफट। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की? ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए, अब तक देखा जा रहा था कि ब्रिटिश शासन इस सबको उखाड़ फेंक रहा था, लेकिन ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी? बताइए जल्दी से। ये थे टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, टीपू सुल्तान हैदर अली इनके पिता थे। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ये फ्रांस की क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे। फ्रांस की क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की। साथ ही अपनी राजधानी में फ्रांस एवं मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए आधुनिक रीति से दूतावासों की स्थापना की। आधुनिक रीति से दूतावासों की स्थापना की। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? जो श्रीरंगपट्टनम आप कह रहे थे, इसको श्रीरंगपट्टनम लिख रहा है। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो ये जो 1799 में हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, वही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, टीपू सुल्तान। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में अंग्रेजों ने 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान को हराया था। इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पूर्णतया पराजित हुआ एवं मैसूर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। पूर्णतया पराजित हुआ एवं मैसूर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए, तो ये किए थे 1809 ईस्वी में।
ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा रणजीत सिंह के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की प्रथम संधि हुई थी, जिसकी मध्यस्थता चार्ल्स मेटकाफ ने की थी। यह संधि लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में थे और मध्यस्थता कौन किए थे? चार्ल्स मेटकाफ। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर करिए फटाफट। बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के नाम से ठाणे तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? मुंबई और ठाणे के बीच में कहा जाता है। बम्बई और ठाणे के बीच में पहली ट्रेन कब चली थी बताइए? तो ये चली थी 1853 में। सभी फेमस क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में रेल निर्माण की दशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम यात्री ट्रेन 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। बम्बई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। चलिए और आगे चलते हैं। आधुनिक भारत के क्वेश्चन लोग परिचित रहते हैं, बस कभी कभी फैक्ट इधर उधर होने लगते हैं। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु कानून पारित किया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु कब कानून पारित किया था बताइए? ये 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए वर्ष 1829 में एक कानून पारित किया। चलिए 18 पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था बताइए? निम्न में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? बताइए दोस्तों। तो ये था मैसूर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद व दूसरा मैसूर। ये तंजौर लिखा, तंजौर है ये। अवध, पेशावर, बरार के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मंछेरी, मचदेरी, बूंदी, भरतपुर। तो खास तौर से पहला राज्य और दूसरा राज्य ये सब पूछा जाता है। तो पहला राज्य हैदराबाद था, दूसरा राज्य मैसूर था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो सिविल सेवा का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। उसने कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत किया जो कि शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित थी। इसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कॉर्नवालिस ने पुलिस, कर तथा व्यापार क्षेत्र में अनेक सुधार किए। प्रशासन में कार्यकुशलता के लिए उसने अधिकारियों के घूस, उपहार, निजी व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। इसके द्वारा शुरू की गई प्रशासनिक व्यवस्था 1858 ईस्वी तक चलती रही।
तो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस जी, और लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल कब से है देख रहे हैं, 86 से 93। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करिए फटाफट। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, तो वही अभी हम लोग देखे थे, अवध का विलय कब हुआ था, 1856 में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपके यहाँ पर। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के तहत जो है 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला था। आउट्रम की रिपोर्ट के आधारित पर था, कुप्रशासन का आरोप लगाकर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? अभी देखिए, इससे पहले वाला प्रश्न यही था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? तो ये होगा 1856। इन्हीं सब अन्याय और कुरीतियों को देखकर, कुनीतियाँ और सब अंग्रेजों की दुर्भावना को देख करके 1857 का युद्ध हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? 1856 में। चलिए आगे चलते हैं। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया, बताइए। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग कहाँ चले गए? इलाहाबाद चले गए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इलाहाबाद चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ही भारत का गवर्नर जनरल था, ये पूछा जाता है। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ही भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था, बताइए। तो ये लॉर्ड रिपन साहब हैं, और लॉर्ड रिपन को बहुत लिबरल माना जाता है। माने ये कठोर नीति की बात नहीं करता था, इसीलिए देख रहे हैं कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी इसने। तो भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? तो लॉर्ड रिपन है ये। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी में से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय संसाधनों का एक संरक्षण करें, जिससे यह निश्चित किया जा सके कि किन किन मदों में आम व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सके। किन किन मदों में आम व्यय स्थानीय प्रशासन को सुपुर्द किया जा सके, को रहता तो अगर अच्छा होता, सुपुर्द किया जा सके। चलिए आगे चलते हैं। स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव 1882 ईस्वी, इसको भी याद रखेंगे, पूछ लेगा आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करिए फटाफट। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856
जिसे अधिनियम 15/1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। तो ये कौन थे? लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15/1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। चलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया। 1855 ईस्वी में विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने का अनुरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू किया गया, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए बच्चों को वैध माना गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर करिए। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया था। तो बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया था? बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो ये लॉर्ड कर्जन होंगे। चलिए आगे चलते हैं। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रच्छन्न प्रहार था। अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन का कारण इसके बड़े प्रांत होने से प्रशासन में आने वाली असुविधा को बताया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हुई। 16 अक्टूबर 1905 को समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखा, वंदे मातरम का गीत गाया और एक दूसरे को राखी बांधी। तो ये 20 जुलाई और 16 अक्टूबर का तिथि भी महत्वपूर्ण है। तो 20 जुलाई को घोषणा होती है और 16 अक्टूबर को क्या होता है? लागू हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करिए फटाफट। ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में हुआ था। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। 1909। चलिए आगे चलते हैं। लॉर्ड कर्जन के स्थान पर वर्ष 1905 में लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव। तो देखिए, जो बड़ा होता है उसको पहले नाम लिया जाता है। तो मार्ले मिंटो, तो मिंटो जी वायसराय थे और मार्ले साहब भारत के सचिव थे। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतया मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। सामान्यतया, ये देखते रहिए, बर्तनी में काम आएगा ये सब। सामान्यतया मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करिए। जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो देखे थे अभी इसको, इससे पहले आप प्रश्न इसको देखे थे। तो ये 1909 में अधिनियमित किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। चलिए और आगे चलेंगे। ये देखिए, लोअर का 4th शिफ्ट का पेपर था, ये क्वेश्चन था। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे? तो जो बंगाल के विभाजन किए थे, अभी आपको याद है, 20 जुलाई और 16 अक्टूबर।
तो लॉर्ड कर्जन साहब थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। 20 जुलाई को पारित हुआ और 16 अक्टूबर को प्रभावी हो गया, लागू हो गया। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में वर्ष 1905 में किया गया था। इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी तथा 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई। वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई। चलिए और आगे चलते हैं। किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की। अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। अरे वही परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी उपनिवेश या अस्थायी बंदोबस्त। जिसको अंग्रेजी में परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अस्थायी उपनिवेश कह देने से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, लेकिन यह अस्थायी बंदोबस्त ही है। और अस्थायी बंदोबस्त पूछता तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम पर सबका जाता, कोई बात नहीं। अस्थायी उपनिवेश या अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। यह भूकर व्यवस्था 1793 ईस्वी में अस्थायी कर दी गई। इस व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को प्रदान किया गया। ये भी पूछा जाता है, इस व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को प्रदान किया गया। और 1793 भी याद रखिए। चलिए और आगे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करिए फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व से संबंधित नहीं थी? तो अस्थायी बंदोबस्त थी, महलवाड़ी थी, रैयतवाड़ी थी, लेकिन दस्तक नहीं थी। यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व की मुख्यतः तीन प्रणालियाँ प्रचलित थी। अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा, इसको याद रखिएगा। अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक कौन हो जाता था? जमींदार हो जाते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी बंदोबस्त। दस्तक भू राजस्व की प्रणाली न होकर बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जारी एक परिपत्र था जो कंपनी के अभिकर्ताओं को दिया जाता था ताकि वो प्रांत के अंदर बिना चुंगी दिए व्यापार कर सकें। जो कंपनी के अभिकर्ताओं को दिया जाता था ताकि वे प्रांत के अंदर बिना चुंगी दिए व्यापार कर सकें। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करिए। महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? ये जो तीनों बंदोबस्त हम लोग देखे हैं, ये इनका अलग अलग क्षेत्र था। तो महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? तो ये उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। महलवाड़ी प्रणाली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कुल भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। इसमें भू राजस्व व्यवस्था कृषक के स्थान पर प्रत्येक ग्राम या महाल के साथ स्थापित की जानी थी। तो देखिए, मैं आपको बताया ना, अस्थायी बंदोबस्त में क्या था? जमींदार भूमि का मालिक हो जाता था, लेकिन कृषक के स्थान पर, महलवाड़ी व्यवस्था में कृषक के स्थान पर ग्राम या महल के साथ स्थापित की जानी थी। चलिए आगे चलते हैं। रैयतवाड़ी में कृषक आ जाता है। रैयतवाड़ी में कृषक मालिक होता था। चलिए और आगे चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन सा हुआ था?
लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार जो है सतारा हुआ था। कब बताइए? 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में। इससे पहले जो आप देखे थे तो वो बेलेजली की सहायक संधि थी, जिसमें हैदराबाद पहला था और मैसूर दूसरा था। बेलेजली की सहायक संधि थी, जिसमें हैदराबाद प्रथम था और दूसरा कौन था? मैसूर था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ने व्यापकगत के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या विलय नीति का आरंभ किया। इस सिद्धांत के अंतर्गत उसने निम्नलिखित प्रदेशों का क्रमशः अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया। पहला सतारा था 1848 में ही, दूसरा था जैतपुर एवं संभल 1849 में, तीसरा था बघाट 1850 में, उदयपुर झांसी 1853 में, नागपुर 1854 तथा करौली 1855 में। इस प्रकार डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार सतारा था। 1853 में झांसी हुआ था। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करिए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे बताइए? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए करेक्ट हो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। माने ये है कि एक इन सबके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के गवर्नर जनरल वायसराय के पद के लिए शपथ ग्रहण किया। मार्च उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ भेजा गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। प्रथम और अंतिम दोनों इनको माना जाता है। प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अभी जो आप पढ़े हैं, भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका यहाँ पर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उन्नीस सौ 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सीमा आयोग, आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? ये उन्हीं के नाम पर पड़ा है। तो सिरिल रैडक्लिफ अध्यक्ष थे उस आयोग के। तो ये सिरिल रैडक्लिफ थे, इन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा उसको रैडक्लिफ लाइन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रैडक्लिफ थे। भारत और पाकिस्तान के मध्य रैडक्लिफ रेखा का संबंध इन्हीं से है। रैडक्लिफ रेखा का संबंध इन्हीं से है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करिए। भारत के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह
वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1806 ईस्वी में। ऐसा नहीं कि 1857 अचानक और एकाएक विद्रोह हुआ था भाई, धीरे धीरे आदमी के मन में असंतोष फैलते रहता है। वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1806 ईस्वी में। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। जॉर्ज वारलो के शासनकाल में भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर वेल्लोर विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण सिपाहियों को उनके धार्मिक प्रतीक चिन्हों के प्रयोग से रोकना था। धार्मिक प्रतीक चिन्हों के, तो जॉर्ज वारलो के शासनकाल में वो था, 1805 से 1807 तक ये रहे थे। चलिए, वेल्लोर विद्रोह याद रखिए और सिपाहियों को उनके धार्मिक प्रतीक चिन्हों के प्रयोग से रोकना था। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? आपसे डेट पूछ लिया है, बताइए। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 10 मई 1857 को हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की 20वीं NI नेटिव इन्फेंट्री तथा 3री LC की पैदल टुकड़ी ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम सशस्त्र विद्रोह था। तो इसमें 20वीं नेटिव इन्फेंट्री और 3री LC की पैदल टुकड़ी ने, ये भी पूछा गया कई बार, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री तथा 3री LC की पैदल टुकड़ी ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार करते विद्रोह कर दिया था। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम सशस्त्र विद्रोह था। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करिए। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? अब यहाँ पर देख रहे हैं ना, कंपनी पूछ लिया। वैसे तो इतना चर्चित है कि कंपनी आप ऐसे भी समझ जाएंगे, नेटिव इन्फेंट्री और इनफील्ड सब शामिल है उसमें, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एनफील्ड। 1857 के विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? कंपनी का नाम था एनफील्ड। 1857 के सिपाही विद्रोह की घटना का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को माना जाता है। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन बैस बंदूक की जगह नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया। इस राइफल में कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। इस बीच यह अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी है। परिणाम स्वरूप हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे और 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई। तो ब्राउन बैस बंदूक की जगह पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हुआ। यही एनफील्ड कंपनी थी। ब्राउन बैस बंदूक की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसी के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। ये भी बार बार पूछा जाता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। इसी को सिपाही विद्रोह का नाम दिया जाता है। अठारह के विद्रोह को प्रथम
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। इसे सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सशस्त्र विद्रोह था। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति तथा पूरे भारत पर ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन से आरंभ के साथ हुआ। विद्रोह का अंत, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तथा पूरे भारत पर ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन से आरंभ के साथ हुआ। तो विद्रोह का अंत हुआ तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत के शासन को ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में ले ली। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करिए फटाफट। किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? कौन जो है विद्रोह नहीं कहा है, बताइए। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स जो हैं 1857 के विद्रोह को विद्रोह नहीं कहें, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उपयुक्त प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण तथा का सही हिंदी अनुवाद है, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह नहीं कहा है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का कार्यकाल कब से था? 1883 तक था, ये मनजीव था। ने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह न मानकर इसे जन क्रांति, राष्ट्रीय विद्रोह कहा। मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को भारत के स्वाधीनता संग्राम की चिंगारी कहा है, चिंगारी कहा, जबकि जॉन लॉरेंस और सैयद अहमद खान ने इसे सैनिक विद्रोह कहा। जॉन लॉरेंस और सैयद अहमद खान ने इसे सैनिक विद्रोह कहा। आरसी मजूमदार ने कहा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो पहला और न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये भी पूछा जाता है। आरसी मजूमदार ने कहा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था। सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर करिए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली? तो ये थी बेगम हजरत महल, जो लखनऊ अवध में उसका नेतृत्व कर रही थी। अवध क्षेत्र पड़ता है ये, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वह वाजिद वली शाह की पत्नी व बिरजिस कादिर की माँ थी। वह वाजिद अली शाह की पत्नी व बिरजिस कादिर की माँ थी। उन्होंने लखनऊ अवध में विद्रोह का नेतृत्व किया था। वाजिद अली शाह की पत्नी। वाजिद अली शाह की पत्नी व बिरजिस कादिर की माँ। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करिए फटाफट। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो वही प्रसिद्ध योद्धा बेगम, अभी आप देखे हैं कौन थी? बेगम हजरत महल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? और लोग प्रदान किए थे लेकिन
जो नहीं प्रदान किया था वो आपको बताना है। तो इसमें जो है ग्वालियर के सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार घराना, हैदराबाद के निजाम और भोपाल की सिकंदर बेगम, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, जबकि बेगम हजरत महल नहीं की थी। आप देखे थे कि ये लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। चलिए और आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह में लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण ब्रिटिश सरकार की डलहौजी की हड़प नीति, सामाजिक धार्मिक नीतियां आदि थीं। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल व चपाती था। ये भी पूछा जाता है। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल व चपाती था। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग थे। कमल का फूल व चपाती। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। कहाँ पर बताइए। तो शिवपुरी ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर फांसी दी गई थी तात्या टोपे जी को। चलिए आगे चलते हैं। तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ग्वालियर के पतन के बाद नेपाल चले गए, जहाँ पर वे एक जमींदार मित्र मान सिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए तथा 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के किले में उन्हें फांसी दे दी गई थी। 1859 शिवपुरी के किले में फांसी दी गई थी। तो ये है आपका विश्वासघाती मित्र मान सिंह। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करिए। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? कानपुर के नेता थे नाना साहब। इन्हीं के सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो नाना साहब। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। कानपुर में नाना साहब ने 1857 के विद्रोह को नेतृत्व किया। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और उनके नेतृत्वकर्ता दिल्ली जनरल बख्त खां। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हाईलाइटर रहते हैं वो तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा साइड में रहते हैं वो भी पूछे जाते हैं। दिल्ली जनरल बख्त खां, लखनऊ बेगम हजरत महल, ग्वालियर तात्या टोपे, बिहार जो है कुंवर सिंह और झांसी रानी लक्ष्मीबाई। तो ग्वालियर तात्या टोपे दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं। इसको याद रखिए, बख्त खां दिल्ली। ये इस आंसर को बहुत लोग सही नहीं कर पाते हैं। पल्ली आंदोलन संबंधित है, बताइए दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित है? पल्ली आंदोलन जो है कहाँ से संबंधित है? ये तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तरी तमिलनाडु की एक निम्न जाति पल्ली के लोग 1871 ईस्वी में स्वयं को क्षत्रिय वर्ग में रखने लगे। वे अपने को बनिया कुल क्षत्रिय कहने लगे। यह विधवा पुनर्विवाह का निषेध जैसे उच्च जाति की रीति रिवाजों का अनुसरण करने लगे। अतः स्पष्ट है कि पल्ली आंदोलन का संबंध तमिलनाडु से है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर करिए फटाफट। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? अवध के कृषक आंदोलन का नेता था, बताइए। तो बाबा रामचंद्र। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा।
अवध के कृषक आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था, जो नाई धोबी सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था। जो नाई धोबी सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था। यह आंदोलन किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से चलाया गया था। तो अब ये पिछला वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। अब आगे जो है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव वाला टॉपिक शुरू होगा और इसको देखा जाएगा। तो दोस्तों, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव ये अलग वीडियो में देखा जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दी ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इसी तरह से आप लोग तैयारी में लगे रहें। धन्यवाद।